नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वाड की फॉर्मेशन कैसे हुई। आज की डेट में क्वाड क्या कर रहा है, क्वाड का फॉर्मेशन किस पर्पज़ के लिए हुआ था और आज की डेट में क्वाड की क्या परिस्थिति है। तो ये सब कुछ जानेंगे अपन इसी वाले वीडियो में। तो दोस्तों, टाइम था 2006-07 का, जिस समय पे चाइनाज डोमिनेशन पूरी दुनिया में फैल रहा था और उस समय पे इंडिया भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। और दोस्तों, अमेरिका को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के चाइना का डोमिनेशन इस तरीके से बढ़ जाएगा और इस तरीके से चाइना अग्रेसन करने लग जाएगा अपनी आसपास की सभी कंट्रीज पर। और दोस्तों, उस समय पर तो दुनिया धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लग गई थी चाइना पे, क्योंकि चाइना को दुनिया देखती थी एक वर्ल्ड्स फैक्ट्री की तरह कि यहाँ पर होते हैं चीप लेबर्स, कोई भी चीज़ सस्ती चाहिए है, अपनी इकोनॉमी को सुधारना है तो डायरेक्टली जाओ चाइना से जा करके माल मंगवा लो और अपनी देश की इकोनॉमी को बचा लो। सिंपली यही एजेंडा चल रहा था उस समय पे सभी कंट्रीज़ का, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूएसए हो। इवन देन दोस्तों, अपन यहाँ वहाँ कहाँ की बात करते हैं, अपन डायरेक्टली अपने यहाँ की ही बात कर लेते हैं। तो अपन को भी पता होगा कि 2006-07 में जब आप लोग छोटे होंगे तो आप लोग भी चीज़ें मांगते होंगे मॉम डैड से कि ये चीज़ वो चीज़, बट आप लोगों के पास जब चीज़ बेकार आती होगी तो आप लोग जनरली कह देते होंगे कि ये चाइनीज़ माल था। लिटरली मतलब चाइनीज़ माल को इस तरीके से दर्शाया जाता था कि चाइनीज़ माल हमेशा बेकार ही होता है। उस समय पे आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, ये जैपनीज़ प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं, या फिर जर्मन प्रोडक्ट, क्योंकि उस समय पे जर्मन क्वालिटीज़ बहुत ही इंप्रेसिव मानी जाती थी। हालांकि जर्मनी की क्वालिटी आज भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मानी जाती है, बट चाइना की क्वालिटी उस समय से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा घटिया रही है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया की क्वालिटी जापान या फिर आपको चाइना से तो बहुत ही बेहतर मिलेगी। इवन देन अगर इसरो की बात कर लें तो इसरो की जो सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं वहाँ पर भी इंडिया का डोमिनेंस चाइना के कंपैरिजन में बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना की जो सैटेलाइट्स है अक्सर फेल होती रहती हैं और अक्सर उनके मलबा ज़मीन पर गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी अक्सर नुकसान होता रहता है। बट चाइना का डोमिनेशन इतना ज़्यादा है कि चाइना को कोई कंट्री कुछ कह भी नहीं पाती है। और दोस्तों, 2006-07 के आसपास में आप लोगों को भी पता है चाइना के जो साउथ चाइना सी है उसका कितना ज़्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि आज की डेट में भी वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रूट्स है और वहाँ के थ्रू बहुत सारी शिप्स गुजरती हैं। कार्गो शिप्स की बात करें, इवन कोई भी शिप्स की बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड ही चाइना के थ्रू होता है। अमेरिका का मान लो आप, जापान का मान लो, इवन देन पूरी दुनिया का मान लो। आप कोई भी कंट्री चूज़ कर लें, कोई भी बड़ी कंट्री आप अपने दिमाग में, और फिर चूज़ कर लें कि उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइना ही आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना से ही करती हैं। तो साउथ चाइना सी में फ्री मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और उस समय पर जो आसपास की कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर चाइना ने अपना अग्रेसन करना शुरू कर दिया था और चाइना कह रहा था कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, यहाँ पर कोई भी कंट्री अपनी शिप्स नहीं गुजार सकती और अगर गुजारना है तो पहले चाइना की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इतना दबदबा बढ़ गया था और अगर कोई कंट्री अपनी जहाज़ यहाँ से या फिर कार्गो शिप से गुजार देता था तो कई बार चाइना अब ऑटोमेटिकली ही अग्रेसन कर देता था और दूसरी जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो चाइना के पास लिटरली कुछ नहीं कर सकती थी। इवन देन वहाँ पे ताइवान भी है, साउथ कोरिया भी, सभी के साथ में सेम चीज़ें देखने को मिल रही थी। एंड चाइना के मछुआरों का तो आप लोगों को पता ही है, चाइना में मछलियाँ इतनी ज़्यादा खाई जाती हैं कि उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए चाइना के मछुआरे किसी भी कंट्री के पास चले जाते थे। लिटरली दोस्तों, किसी भी कंट्री के पास चले जाते थे, वो भी बिना उनकी नेवी की परमिशन लिए हुए, और इतनी ज़्यादा संख्या में इनके मछुआरे जाते थे जैसे आक्रमण हो रहा हो किसी भी कंट्री पर, और इतनी जल्दी जाते थे और इतनी जल्दी जा करके वो वहाँ के जो भी एरिया होता था वहाँ की सारी मछलियाँ ख़त्म करके आ जाते थे और सारी मछलियों को खुद ला करके अपनी कंट्री की नीड्स पूरी करते थे। ऐसे में दोस्तों आप लोगों ने कई एग्जांपल रिसेंट ईयर्स में भी देखे होंगे, जैसे श्रीलंका के आसपास हो गया, पाकिस्तान के आसपास हो गया, इवन देन अर्जेंटीना वगैरह के पास में भी हो गया। तो यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली चाइना की आर्मी, चाइना की जो नेवी है या फिर नेवी क्यों ही कहें, उनको मछुआरा कह सकते हैं आप, तो वो जाते हैं और लिटरली उस एरिया की पूरी मछलियाँ ख़त्म करके चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही थी चाइना से। अगर पूछा जाता था तो चाइना कहते थे ठीक है आप चले जाओ, उनके तरफ से कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप लोग ही बताएं, अगर आप लोग वियतनाम के प्रेसिडेंट होते या फिर फिलीपींस के इंडिविजुअल होते तो आप लोगों को और तो ऑटोमेटिकली डर लगने लगता ना कि हमारी शिप जैसे ही वहाँ से गुजरेगी तो चाइना की आर्मी कुछ भी कर सकती है, चाइना की नेवी कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों एक डर होना लाजमी था। और इंडिया खुद एक पड़ोसी देश है चाइना का और चाइना का अग्रेसन अक्सर फेस करता रहता है, तो इंडिया भी इस वाली चीज़ों से भली भांति परिचित है। और यूएसए के भी कुछ पोर्ट्स हैं उस रीजन में, और यूएसए तो प्रॉपरली मिलिट्री टाइज उनके सेटअप है जापान के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में, फिलीपींस के साथ में, कि अगर जापान पे आक्रमण होता है या फिर फिलीपींस पे आक्रमण होता है तो समझ लो यूएसए पे भी आक्रमण हो रहा है। तो यूएसए को भी इस वाले मैटर में बहुत अच्छे से लुक इनटू द मैटर करना चाहिए था और यूएसए ने किया भी। बट यूएसए हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस किया है, बट सबसे ज़्यादा आगे आए
जापान की तरफ से कौन? आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। हालांकि मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा ही वीडियो में। सबसे आगे आते हैं दोस्तों शिंजो आबे, क्योंकि जापान में उस समय पे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल चल रहा था 2006 से 7 के बीच में। तो 2007 में शिंजो आबे ने इनिशिएटिव लिया क्वाड का, क्योंकि दोस्तों जैसे इंडिया फेस करता है चाइना का अग्रेसन, उसी तरीके से जापान भी चाइना का अग्रेसन अक्सर फेस करता रहता है। और कई सारे तो आइलैंड भी हैं जिनके दोनों के बीच में विवाद बने रहते हैं, और चाइना अक्सर ही उन पर अग्रेसन करता रहता है। और जापान के पास आप लोगों को भी पता है बहुत अच्छी मिलिट्री नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट है। इस वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस टाइप का कल्चर नहीं है, गन कल्चर टाइप का आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, जबकि यूएसए में आप देख सकते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास गन होती है। तो इस टाइम पे जापान की तरफ से एक बहुत बड़े विजनरी लीडर आते हैं शिंजो आबे, ठीक है। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इनके इनिशिएटिव के अंडर ये चारों कंट्रीज़ आती हैं। उस समय पे बहुत अच्छी बात तो ये है कि यूएसए में भी रिपब्लिकन पार्टी थी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहाँ पे के प्रेसिडेंट थे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है क्वाड के, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और वो चाइना को काफ़ी ज़्यादा काउंटर नहीं करती है, जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा चाइना को काउंटर करती है। और दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोगों की जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएगी। और शिंजो आबे दोस्तों क्या थे, शिंजो आबे को तो इस तरीके का इनिशिएटिव लेना ही था, क्योंकि अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेते इस तरीके का खुद, तो किन्हीं और लीडर को लेना पड़ता। और शायद अगर उस टाइम पर ये डिसीजन नहीं लिया जाता, इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, तो शायद आज की डेट में क्वाड बहुत लेट हो चुका होता। हालांकि दोस्तों उस समय पर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर कंट्री था। 2007 के आसपास में क्वाड बना था, फिर 2008 में क्वाड से पुल आउट कर लिया था सारी कंट्रीज़ ने, क्योंकि 2008 में ऑलरेडी आ चुकी थी अमेरिका में कौन सी पार्टी, अमेरिका में आ चुकी थी रिपब्लिकन पार्टी 2009 में। और बराक ओबामा, आप लोगों को पता ही है, बराक ओबामा का कार्यकाल शुरू हो गया था यहाँ पे। तो ये दोस्तों बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ हो गई थी कि यहाँ पर कोई भी क्वाड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने तो चाइना के डर की वजह से पुल आउट ही कर लिया था, क्योंकि उस समय पे ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज़्यादा अग्रेसन नहीं था जापान का, मतलब चाइना का, एंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों ही चाइना के पचड़े में पड़ता, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट कर लिया। एंड यूएसए में ऑलरेडी आप लोगों को बताया मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी आ चुकी थी। तो इंडिया और जापान सिर्फ आगे नहीं बढ़ा सकते इस वाले क्वाड समिट को। एंड आप लोगों को पता है इंडिया में मनमोहन सिंह की सरकार थी यहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसन उस टाइम पे नहीं लिया गया चाइना के अगेंस्ट। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्वाड की बेसिक परिस्थिति समझनी होगी। 2006 और 2007 यहाँ पे कार्यकाल रहा था किनका, शिंजो आबे का, वो भी जापान की तरफ से। इसके बाद शिंजो आबे डोमिनेशन में नहीं रहे थे जापान की तरफ से, इस वजह से क्योंकि उन्होंने ही लीड किया था इस वाले ग्रुप को, और अब वो ही नहीं है तो डेफिनेटली क्वाड कैसे चलता। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 2008 के बाद यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं रहते। अमेरिका के 2009 से 2017 तक प्रेसिडेंट हो गए थे। आप लोगों को भी पता होगा बराक ओबामा, जो कि काफ़ी हद तक इंडिया से भी बिलोंग करते थे। अब कैसे करते थे वो सब आप लोगों को पता होगा, बहुत अलग स्टोरी हो जाएगी, किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड इंडिया उस समय पर इतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री नहीं था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जितना ज़्यादा आज है, ठीक है। एंड अमेरिका ऑलरेडी पुल आउट कर चुका था चाइना की धमकियों की वजह से। तो अब इंडिया अकेले तो इस वाले ग्रुप को नहीं चला सकता था, राइट। तो इसके बाद में 2007-8 में ये वाला ग्रुप चला, फिर 2017 तक के लिए ये ग्रुप सिर्फ नाम के लिए रह गया। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, सिर्फ नाम के लिए रह गया। और यहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा अग्रेसन किया अपने आसपास की सभी कंट्रीज़ पे। एंड 2017 में तो चाइना ने डोकलाम भी किया था, आप लोगों को पता ही होगा। एंड दोस्तों एक तरफ चाइना का जो अग्रेसन चल रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना में 2013 में शी जिनपिंग को इलेक्ट कर लिया गया था, और शी जिनपिंग 2013 से 2018 तक तो रहे ही रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। और उसके बाद में उन्होंने अगला टर्म भी उनके पास आ गया, और अब तो उन्होंने ये भी कर दिया है कि अब वो लाइफ टाइम भर के लिए प्रेसिडेंट हो चुके हैं। और जब कोई इंडिविजुअल लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट हो जाता है तो वो आसपास की कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसन करने लगता है, क्योंकि इसी की वजह से तो वहाँ की जनता का शी जिनपिंग पे फेथ आएगा। और फेथ कैसे आएगा आप लोगों को भी पता है कि वहाँ पे अंदर की जो कंडीशन हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली बाहर अग्रेसन करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तो पूरी कंट्री एकजुट होकर के रहेगी। तो लगातार चाइना का अग्रेसन बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में दोस्तों 2017 के बाद अमेरिका में कौन आ जाते हैं, अमेरिका में आ जाते हैं
डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं, रिपब्लिकन पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रिपब्लिकन पार्टी। और वहाँ से भी लीडर कौन बनते हैं, सब आप लोगों को पता होगा। इंडिया में भी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, और ट्रंप जैसे ही पार्टी में आते हैं तो ट्रंप बिल्कुल इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि वो क्वाड ग्रुप को वापस से रिवाइव करेंगे। और इस समय पर जापान में भी कौन आ चुके थे, जापान में ऑलरेडी आ चुके थे शिंजो आबे। एंड इंडिया के विजनरी लीडर भी आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में भी उस समय पर रूलिंग चल रही थी बीजेपी की, एंड नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से लीड कर रहे थे। तो बेसिकली दोस्तों 1 नवंबर में मीटिंग होती है, और उसके बाद क्वाड समिट को दोबारा से रीइस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अब क्वाड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बन चुका है, क्योंकि इस बार जो उसमें प्रावधान किए गए हैं रेगुलर मीटिंग्स के, और वहाँ पर बहुत डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड मुद्दे होंगे उस पर बात की जाएगी। प्रॉपर एजेंडा फिक्स कर दिया गया कि जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ पे फ्री मूवमेंट के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। हालांकि चाइना के समेत जो चाइना की सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो कंट्री हमेशा कहती रहती हैं कि ये ग्रुप क्वाड ग्रुप चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है। इवन देन रसिया भी काफ़ी बार कह चुका है कि ये ग्रुप चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया है। बट क्वाड ऑफिशियली कहता है कि ये ग्रुप किसी कंट्री को कंटेन करने के लिए नहीं बनाया गया है। जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेड्स होता है तो वह उस रीजन में फ्री मूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ का शोषण होता रहेगा। इस वजह से फ्री मूवमेंट के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, और हमेशा ही ये ग्रुप फ्री मूवमेंट के लिए ही काम करेगा। वैसे तो दोस्तों अभी क्वाड में और भी बहुत सारे प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी क्वाड का प्रॉपर कोई हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ पर जो भी कंट्री होस्ट कर रही होती है उसे ही क्वाड का हेडक्वार्टर मान लिया जाता है, एंड एक मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि अगली मीटिंग कहाँ पर होगी, और वो होस्टिंग कंट्री की ही सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। किन डिफरेंट मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी ये भी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे इस मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि अगली मीटिंग में किस बात को लेकर के चर्चा होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी भी ये ग्रुप खुल के सामने नहीं आ रहा है कि हम आखिरकार चाइना को काउंटर करेंगे या नहीं। क्योंकि चाइना को अंदर ही अंदर मतलब फ्री मूवमेंट को लेकर के तो चर्चा की जाती है, बट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती हैं चाइना के रिगार्डिंग। क्योंकि अभी यूएसए एंड इंडिया का भी आपस में इतनी बेहतर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के जो कठिन समय है वहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे या नहीं। क्योंकि इंडिया को भी कहीं ना कहीं यूएसए पे डाउट बना रहता है, एंड यूएसए को भी कहीं ना कहीं इंडिया पे डाउट बना रहता है कि इंडिया अगर हमारा ही सपोर्टिव कंट्री है। यूएसए को भी लगता है कि अगर इंडिया हमारा ही सपोर्टिव कंट्री है तो आखिरकार क्यों वो चाइना लेड या फिर रसिया लेड ग्रुप्स में अभी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, जबकि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है कि यूएसए सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। वो दूसरों की ज़मीन पर जाकर के खुद लड़ता है, जिसकी वजह से ज़मीन दूसरों की रहती है और लोगों का दूसरी कंट्री के लोगों का नुकसान होता है, जैसे वियतनाम वॉर में हुआ। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों यूएसए का कुछ नहीं गया, बट एवेंचुअली लॉस तो हुआ है। किसका लॉस हुआ है? वियतनाम का एंड चाइना का। यूएसए का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं गया। एंड अभी के डेट में अभी आप लोग सेम चीज़ यूक्रेन वॉर में भी देख रहे होंगे कि यूएसए पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, लेकिन बैटल ग्राउंड किसका यूज हो रहा है? यूक्रेन का। यूक्रेन के आम पीपल्स को नुकसान हो रहा है, रसिया के आम पीपल्स को नुकसान हो रहा है, जबकि यूएसए का सिर्फ धन जा रहा है। यूएसए का इवेंचुअली कुछ भी नहीं जा रहा है, यूएसए को इवेंचुअली प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो वो मानते हैं रसिया, ठीक है। हालांकि दोस्तों आज की डेट में उनको सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को मानना चाहिए, बट वो मानते हैं रसिया। वहाँ पे भी हालांकि दो सेंस है दोस्तों। यूएसए की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो आज भी रसिया को ही सबसे बड़ा अपोजिशन मानती है, और जबकि यूएसए की जो रिपब्लिकन पार्टी वो मानती है कि रसिया बहुत पुराना हो चुका है, अब रसिया में वो पावर नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इसलिए उनकी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो क्लियरली कहती है कि चाइना उनका सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए आज की डेट में, और उन्हें चाइना को कंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। बट फिर भी अभी की डेट में दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी ही शासन में है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी तो उसी तरीके से काम करेगी। इसी वजह से रसिया पे उन्होंने इतने ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रसिया पूरा का पूरा चाइना के सपोर्ट में जाकर के चला गया है। मतलब पूरा का पूरा चाइना की शरण में आप कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि चाइना एंड रसिया अब एक दूसरे को बिल्कुल हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का है, इसी वजह से इंडिया भी शायद यूएसए पे आंख बंद करके सपोर्ट नहीं कर सकता है, जैसे आंख बंद करके या फिर भरोसा नहीं कर सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया कर लेता है यूएसए पे भरोसा, जापान कर लेता है यूएसए पे भरोसा। एंड दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं 2022-23 की, कि अभी की डेट में दोस्तों क्वाड ग्रुप का किस प्रकार से प्रयास चल रहा है चाइना को कंटेन करने पर या फिर फ्री मूवमेंट के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2022 में आ गए थे, यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन होने लग रहा था यूएसए में। और आप लोगों को पता है इन सभी कंट्री में आज की डेट में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा यूएसए के पास में ही है, और यूएसए जैसा चाहता है जनरली ग्रुप उसी प्रकार से वर्क करता है। तो यूएसए ने इस बार क्या किया, इस बार का समिट होने वाला था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में, ठीक है। अब यूएसए ने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे जो बाइडेन कहते हैं कि हाँ
हमारी तरफ से अब बहुत मुश्किल है सिडनी पहुंच पाना, तो हमारी तरफ से ये समिट कैंसिल है। आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे मूवमेंट पर जा करके ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये वाला समिट ही हम कैंसिल कर देते हैं। हालांकि दोस्तों अब इस तरीके की चीज़ें करी जाएंगी तो पूरी दुनिया भर में इस तरीके के आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि जो बाइडन ने एक फ्री की खुशी, फ्री की जीत थमा दी है चाइना के हाथ में। बट दोस्तों इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक के जो रूल हैं उसको फॉलो किया जाए, इंडो पैसिफिक वाले नियम को आगे बढ़ाया जाए। तो इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेस्चर लिया है और इंडिया ने कहा है कि कोई समस्या नहीं, अगर यूएसए नहीं आ सकता है, जापान नहीं आ सकता है, कोई समस्या नहीं, हम पर्सनली जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और आप लोग देखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर्सनली गए थे तो इतना ज़्यादा रोर हो रहा था पीएम मोदी के एक एक शब्द पर। फाइनली जाकर के एंथनी अल्बनीज़ को कहना पड़ा, इंडिया इज़ द लीडर एंड इंडिया इज़ द बॉस। ये वाली जो लाइन है वो दोस्तों पूरे वर्ल्ड ने कवर करी है और इस चीज़ से ये भी मैसेज जाता है, यूएसए को भी जाता है, इवन जापान को भी जाता है कि कोई कंट्री आए ना आए बट इंडिया अपनी तरफ से प्रयास करेगा। हालांकि दोस्तों जो बाइडन यहाँ पर नहीं आए, सिडनी में नहीं आए, उन्होंने क्वाड समिट जो है वो अटेंड नहीं किया, उनकी ना जाने की वजह से ये क्वाड समिट कैंसिल हो गया। इसके पीछे भी वजह थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर डेट क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, डेट क्राइसिस, इसकी बात हम हालांकि अगले वीडियो में किसी में कर लेंगे। बट यूएसए के पास अभी की डेट में दुनिया का सबसे ज़्यादा डेट है और यूएसए 31.5 ट्रिलियन का डेट अपने ऊपर ओढ़ रखा है। अब अगर इसको चाइना से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जिनके पास लोन है वो है चाइना के पास, वो है 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएसए के पास दुनिया का कितना बड़ा लोन है और यूएसए अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो दुनिया कहाँ चली जाएगी। हालांकि डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बट इवन देन आप लोगों से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोन किस कंट्री के पास है तो डेफिनेटली आप लोगों को आंसर यूएसए ही करना है। वैसे दोस्तों ऐसी समस्या नहीं कि ये वाली समस्या जो बाइडन के सामने ही आ रही है, ये वाली समस्या यूएसए ऑलमोस्ट हर प्रेसिडेंट के सामने आती है और हर प्रेसिडेंट बहुत आसानी से इसको टैकल कर लेता है। अब दोस्तों इनको रूम क्या चाहिए, जो बाइडन कहते हैं हमें और ज़्यादा रूम चाहिए और जो बाइडन कह रहे हैं कि हमें और भी ज़्यादा लोन चाहिए है, जिसकी वजह से वो और शायद और भी ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएँ किन कंट्रीज़ को, यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को ऑलरेडी वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स प्रोवाइड कर चुके हैं, वो भी सिर्फ रसिया से लड़ने के लिए। अब सिर्फ उन्हें फ्री का पैसा उड़ाना है, ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आप उनके इस डिसीजन कैसे लेते हैं। बट जो बाइडन का सिंपली रीज़न यही था कि उनके पास अभी रूम नहीं है पैसे खर्च करने के लिए। अब उनका मानना है कि उनको पैसे बहुत जगह पे खर्च करने हैं, अब उन्होंने उसकी प्रॉपर लिस्ट भी बना रखी होगी। बट जो भी है दोस्तों, उनको रूम चाहिए था, उनके पास पैसे नहीं थे, ऐसा उनका कहना था। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने में उनका इतना ज़्यादा समय चला गया कि वो ये क्वाड समिट के लिए एक विजिट प्लान नहीं कर पाए। तो दोस्तों जो भी आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जापान का पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों के सामने रखना छोड़ गया, क्योंकि जापान में दो पार्टी है, एक तो शिंजो आबे की पार्टी है, दूसरी अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी के बहुत कम चांसेस हैं कि वो लीड कर पाए, बट दोस्तों अपोजिशन पार्टी तो शिंजो आबे की पार्टी से भी बहुत हार्श है। अगर उनको डोमिनेशन मिल गया अपनी कंट्री में तो वो तो और भी ज़्यादा अग्रेशन स्टार्ट कर देंगे चाइना पे। तो दोस्तों उनके साइड से कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वाड ग्रुप को लेकर के, इंडिया की तरफ से भी कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वाड ग्रुप को लेकर के। प्रॉब्लम आएगी तो जनरली दोस्तों यूएसए की तरफ से आती रहती है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया ने जब अब दोबारा इसे ज्वाइन किया है तब से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्वाड ग्रुप को लेकर। वैसे दोस्तों अगर इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 कंट्रीज़ की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वाड ग्रुप को लेकर के, ये तीनों कंट्री इस ग्रुप को और भी ज़्यादा पावरफुल करती जाएंगी। बट दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है सिर्फ यूएसए की साइड से। बट दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इस बार आए थे जो बाइडन, और जो बाइडन ने इतने सारे ब्लंडर्स किए हैं ना, जैसे अफगानिस्तान क्राइसिस हो गया क्योंकि तालिबान आ गया वहाँ पे पावर में, और दुनिया के सामने वो जीता जागता स्वरूप है एंड जीता जागता एग्जाम्पल है कि यूएसए कितने बड़े बड़े ब्लंडर कर देता है और दुनिया लिटरली कुछ भी नहीं कहती उनके ब्लंडर्स पे। और दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर है वो आप कह सकते हैं रसिया यूक्रेन वॉर। और यहाँ पर दोस्तों दुनिया एक इतने एज पे खड़ी है ना कि बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर कोई कंट्री कर देती है तो डायरेक्टली न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। और ये सिंपली दोस्तों जो बाइडन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इतनी छोटी कंट्री को ज़बरदस्ती आश्वासन देना एंड ज़बरदस्ती कहना कि नेटो में आप शामिल हो जाओ, तो ये लिटरली एक मूर्खता है। क्योंकि आपको रसिया के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, आपको यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। सो दैट इज़ द बिग थिंग।
क्योंकि अब मैं रसिया का भी फेवर नहीं कर रहा, मैं यूक्रेन का भी फेवर नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक बार रसिया के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, एक बार आपको यूएसए के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। जो भी है दोस्तों, यहाँ पे यूएसए को तो प्रॉफिट ही हो रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यूएसए का जो सबसे बड़ा दुश्मन यूएसए जिसको मानता है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। बट दोस्तों, इन्हीं ब्लंडर्स की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। आप लोगों को भी पता होगा कि एक के बाद एक कंट्रीज डूबती जा रही हैं, अपने आप को डिफ़ॉल्ट करती जा रही हैं, और इसका बहुत बड़ा रीज़न आप लोग ठहरा सकते हैं यूएसए को, क्योंकि यूएसए ऑलमोस्ट दुनिया की कंप्लीट इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। एंड दोस्तों, ये सारी चीज़ें यूएसए की खुद की पब्लिक भी देख रही है, और बहुत कम चांसेस हैं कि डेफिनेटली दोबारा से डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी पावर में, बहुत कम चांसेस हैं। और जो बाइडन तो डेफिनेटली अगला वाला चुनाव लड़ने ही नहीं वाले। बट दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप अगला वाला चुनाव लड़ने भी वाले हों, और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बहुत हाई चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वापस से पावर में आ जाएंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप वापस से पावर में आएंगे तो डेफिनेटली क्वाड को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। एंड जो चाइना को कंटेन करने की उनकी नीति है उसको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। तो डेफिनेटली चाइना इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नर्वस होगा। वैसे जो भी है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्वाड के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी, इसकी स्टार्टिंग से लेकर के इसके रीस्टार्टिंग को लेकर के, एंड आज की डेट में क्वाड की क्या परिस्थिति है, कौन सी पार्टी जिसको सपोर्ट करती हैं, कौन सी कंट्री का इसके रिगार्डिंग क्या पर्सपेक्टिव रहता है, कौन सी कंट्री इसको किस पर्सपेक्टिव से देखती है, और इसका एजेंडा क्या है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पता लग गई होंगी, एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी हमने आप लोगों को इस वाली वीडियो में कवर किया। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा वीडियो पसंद आया होगा, एंड कोई भी डाउट क्वेरी आती है आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप पॉइंट्स रटते रहें, उससे कहीं बेहतर होता है आप उसका एक स्टोरी मैनर में उसकी पूरी कहानी सुन लें, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आ जाता है और बहुत अच्छे से याद भी रह पाता है। आप लोगों को इसी टाइप की और वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।